Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and today we have arrived to the last lecture of the series of our medieval history and इसमें बात करेंगे पेशवास की। पिछले सेशन में हमने बात की थी शिवाजी की, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की, लेकिन सवाल ये उठा कि मराठा एम्पायर का क्या हुआ शिवाजी के बाद। इनिशियली जो उनके इमीडिएट सक्सेसर्स थे वो उतना ज़्यादा कहना चाहिए स्ट्रांग नहीं थे, और आप देखेंगे कि जब 18th सेंचुरी की शुरुआत होती है तो वहां पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल मराठा एम्पायर वाज पेशवा, और सारा जितना सेंटर ऑफ पावर है वो पेशवा के हाथ में आ जाता है। तो अभी हम इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेशवास के बारे में, इंपॉर्टेंट पेशवास के बारे में, और हम एक और चीज जो एड ऑन करेंगे वो है द एंग्लो मराठा वॉर्स। ऑल्दो क्लासिफिकेशन में तो ये मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाता है, बट क्योंकि हम मराठास पढ़ रहे हैं तो एंग्लो मराठा वॉर्स भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं अर्ली पेशवास से। यहाँ तक कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये इतने बड़े पावर सेंटर नहीं बने थे। स्टार्टिंग 1640 में सोनोपंत दाबीर से होती है, बट ही वाज लाइक अनऑफिशियल पेशवा। उसके बाद श्यामपंत कुलकर्णी आते हैं, ये महाराजा शाहजी भोसले के दौर में होते हैं। मोरोपंत पिंगले जो हैं वो शिवाजी महाराज के पेशवा थे। उसके बाद मुरेश्वर पिंगले आते हैं, वो संभाजी के वक्त पे पेशवा थे। इन द सेम सीरीज दीज वर द अर्ली पेशवास। यहाँ तक पेशवा का सिग्निफिकेंस उतना ज्यादा नहीं है, ऑल्दो ही इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर, बट स्टिल यहाँ पे अभी तक उनका वो सिग्निफिकेंस नहीं आएगा एम्पायर में। पेशवास का जो इम्पोर्टेंस शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है जब बालाजी विश्वनाथ, ही वाज लाइक फ्रॉम 1713 टू 1721, और ये शाहू जी के, छत्रपति शाहू जी के पेशवा थे, एंड ही वाज लाइक अपॉइंटेड इन 1713, और वो काफी यंग थे छत्रपति शाहू जब पेशवा जो है बने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वाज डन वाज, ये जो पेशवा की पोस्ट थी, अब तक आप यहाँ पे देखोगे कहीं पे भी हेरिडिटरी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पेशवा की पोस्ट को हेरिडिटरी बना दिया। एंड यहाँ से जब क्योंकि हेरिडिटरी हो गई है, एंड नाउ द पेशवा विल बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट एंड बिकम अ मेजर पावर सेंटर। इम्पोर्टेंस यहाँ आता है जब छत्रपति शाहू के जो पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उन्होंने जितने भी मराठा एम्पायर को बहुत ज्यादा पीक पे पहुंचाया। और सबसे बड़ी चीज जो हमने फरुख सियार के टाइम पे पढ़ा था ना, दैट सैयद ब्रदर्स वर डिपोजिंग हिम, वहां पे इनका भी बहुत बड़ा रोल था बालाजी विश्वनाथ का। सो ही वाज लाइक द फर्स्ट पेशवा, आई कांट से द फर्स्ट पेशवा, बट जब से पेशवाई जो है वो हेरिडिटरी होती है उसमें सबसे पहले यही थे। इसके बाद आते हैं बाजीराव फर्स्ट। यस, द मूवी बाजीराव, दैट होल मूवी इज अबाउट हिम, and he was there from 1721 to 1740. He was the eldest son of Balaji Vishwanath and he was just 20 when he became the Peshwa. शिवाजी के बाद किसी ने गोरेला टैक्टिक्स यूज की वॉर में तो वो बाजीराव वन था। he helped central, what he conquered central India and राजपूताना, और गुजरात और नॉर्थ वेस्ट और डेक्कन तक उन्होंने मतलब सब तरफ जो है अपना एम्पायर एक्सपैंड किया, मराठा एम्पायर एक्सपैंड किया। ही रेडेड दिल्ली in 1738, इंपॉर्टेंट है। बाद में क्या होता है, लेटर ऑन जो शाहू जी थे, छत्रपति शाहू जी थे, उन्होंने बाजीराव को अपना कमांडर भी बना दिया। सो ही वाज, अब नाउ ही वाज लाइक द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द डिफेंस मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन्होंने जब ये बनने के बाद 1735 में राजस्थान, 1737-38 में दिल्ली, Odisha and Bengal by 1740, and 1740 he dies after consolidated the Marathas' power. So the way he dies was correctly depicted in the movie. He died of illness, and वो जितने भी कैरेक्टर्स और जो कुछ भी उस मूवी में आपने देखी होगी, तो वो सारे कैरेक्टर्स सही हैं बाजीराव के। और जो भी द लाइक दैट मस्तानी, यस इट इज अ वेल रिकॉर्डेड हिस्ट्री। काशीबाई जो थी वो भी उनकी पत्नी थी, तो सारी चीजें जो हैं उसमें सही डिपेक्ट हुई। और आफ्टर हिज डेथ इट वाज हिज सन, पॉपुलरली नोन एज नाना साहेब, और वो पेशवा बनते हैं। अनफॉर्चुनेटली एंड कोइंसिडेंटली वो भी 20 साल के थे जब पेशवा बने, और इन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में मराठास को एक्सपैंड किया। बट हिज बिगेस्ट डिफीट वाज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत,
between Marathas and Ahmad Shah Abdali in 1761, in which Marathas were, they were defeated badly. और उसमें उस बैटल में उनके बेटे विश्वास राव और सदाशिव राव जो कि कजिन थे, दोनों बोथ ऑफ देम डाइड इन द बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और ये सुन के जो उनको सदमा लगा, इससे बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई। सो इन 1761 ही डाइड एंड दिस वाज द लास्ट, कि इसके बाद मराठास विल सी द डिक्लाइन, मराठा एम्पायर विल सी द डिक्लाइन। एंड यहाँ से क्योंकि आप 1761 का ब्रिटिशर्स का रोल बढ़ेगा, बट स्टिल there was one more Peshwa, that was Madharao I, who was there from 1761 to 1772. इसके बाद भी पेशवाज होंगे, लेकिन वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एंड अल्टीमेटली ही वाज द क्योंकि देखो यहाँ पे होता ये है कि बैटल ऑफ पानीपत में विश्वासराव की भी डेथ हो जाती है, उधर सदाशिव राव की भी डेथ हो जाती है, और ये सुन के बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो जाती है। तो बाय दैट the eldest member of the family, of the Peshwa family, was Madharao I, और he became the de facto ruler of the state। लेकिन जो पेशवाई का एसेंस कह लो या जो पेशवाई का सिग्निफिकेंस कह लो, वो इनकी डेथ के बाद खत्म हो जाता है, बिकॉज he was continuously in war with निजाम, जो हैदराबाद डेक्कन को रूल कर रहे थे। उसके बाद इंटरनल टेंशन्स इतने ज्यादा थे, एंड अल्टीमेटली इनकी डेथ के बाद वाज जो इंटेंस इंस्टेबिलिटी एट पूना, बहुत ज्यादा वो था। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द ब्रिटिशर्स विल कम इन। सो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पेशवाज हैं जो हमें देखने हैं। कहानी जो मराठास की आपको मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो शुरू होती है यहाँ से, जब एंग्लो मराठा वॉर की बात आती है। प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस है, मेंस में भी इंपॉर्टेंट है। So the first Anglo-Maratha War was from 1775 after the death of, Madharao I, and होता क्या है, उनकी डेथ के बाद सवाई माधवराव और रघुनाथ राव, ये जो इन दोनों के बीच का जो टसल होता है, this became the first reason, this became the reason for the first Anglo-Maratha War। माधवराव को जो है, सवाई माधवराव को जो सपोर्ट मिलता है, नाना फडणवीस का मिलता है। He was a very important, political person at that point of time in Maratha Empire। रघुनाथ राव, इनको भी पेशवा बनना था, तो ये क्या करते हैं, ये रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प लेते हैं, और माधवराव के अगेंस्ट ये ब्रिटिशर्स को, कन्विंस कर लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी उस वक्त जो थी, वो एक एग्रीमेंट करती है रघुनाथ राव के साथ इन सूरत in 1775, and this is known as Treaty of Surat। So Treaty of Surat was between Raghunath Rao and Bombay Presidency or the British East India Company। इस ट्रीटी के हिसाब से, in order to get British help and to restore him his Pune, the रघुनाथ राव को अपनी टेरिटरीज एट सेल्सेट और बसाई जो है वो ब्रिटिश को देनी थी। और दिस ट्रीटी वाज एन्यूल्ड बाय द सुप्रीम काउंसिल एट कैलकाटा व्हिच क्वेश्चन द विजडम ऑफ बॉम्बे गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि भैया ये जो तुम ट्रीटी कर रहे हो ना, ये कुछ सही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे कंडीशन, अब आप इसको थोड़ा सा ओवरलैप करो। अब क्या हो चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ चुका है, और उसमें ये कहा गया कि आप किसी पे भी वॉर करना होगा, किसी के साथ भी बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी को, या कोई भी ऐसा मेजर डिसीजन लेना होगा, तो यू हैव टू आस्क दी कैलकाटा प्रेसिडेंसी व्हिच वाज हैविंग द सुप्रीम काउंसिल। सो कैलकाटा प्रेसिडेंसी ने कहा कि सर यू आर रॉन्ग, हम आपकी इस तरीके की ट्रीटी को जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। दिस वाज रिजेक्टेड। द ब्रिटिश एंड द आर्मी ऑफ रघुनाथ राव अटैक्ड द पेशवा एंड वन। पेशवा मीन्स Savai Madhurao। So at that time, Warren Hastings was the Governor General, and he annulled this treaty, and a new treaty, Treaty of Purandar, was signed in 1776 between Calcutta Council and Nana Fadnavis, who was the Maratha minister। तो उन्होंने क्या कहा, ये ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और 1776 में क्या किया, नाना फडणवीस के साथ एक ट्रीटी साइन की which was known as Treaty of Purandar। So Raghunath Rao given was a pension only, and Salsette was retained by Britishers। So रघुनाथ राव को सिर्फ पेंशन मिलेगी, और सारा ये जो गेम हुआ इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स वाज वेरी क्रिटिकल, और उन्होंने ही सारी चीज़ों को, सो इस दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ब्रिटिश के पास उनकी टेरिटरी वापस आई, और रघुनाथ राव वाज गिवन अ पेंशन, सो ही वाज केप्ट ऑन पेंशन। But the British establishment Bombay violated this treaty and sheltered Raghunath
रघुनाथ राव। अब इधर ये तो जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इसमें तो ये तो कैलकाटा से हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स की तरफ से हुई, लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाज हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स रघुनाथ राव। 1777 में नाना फडणवीस वेंट अगेंस्ट हिज ट्रीटी विद द कैलकाटा काउंसिल, तो कैलकाटा के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसके अगेंस्ट गए और वेस्ट कोस्ट पे फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया। दिस मेड अब क्या हुआ 1777 में ये हो गया। अब ब्रिटिशर्स ने बोला था, हमने तो पहले ही कहा था हमारी ट्रीटी मानो, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ फॉरेन रिलेशन, और स्पेशली विद फ्रेंच जिनके साथ ऑलरेडी उनका दुश्मनी चल ही रहा था कर्नाटक वॉर और उस दौर से। सो ब्रिटिशर्स जो हैं पुणे की तरफ बढ़ते हैं विद देयर फोर्सेस, और बैटल ऑफ वडगांव होती है, इंपॉर्टेंट है। एंड महादजी शिंदे, Marathas won this battle. Marathas won this battle, and the English were forced to sign the Treaty of Vadgaon in 1799. But there was a series of battle at the end, which Treaty of Salbai. This Treaty of Salbai is very important, and this was signed in the year 1782, and this ended the first Anglo-Maratha War. So बहुत सारी इस सारे battles में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब आप ब्रिटिश राज पढ़ें मॉडर्न हिस्ट्री का, तो वहां पे इस दौर में आप देखेंगे 18th सेंचुरी में जितनी बैटल्स हुई टिल मैसूर तक आप देख लीजिए, एवरी बैटल इज फॉलोड बाय अ ट्रीटी, एवरी बैटल इज फॉलोड बाय अ ट्रीटी। तो आप ये करिएगा, चाहे वो प्लासी को हटा दीजिएगा, प्लासी वाज लाइक नथिंग। बक्सर के बाद से आप देखोगे, चाहे वो बक्सर के बाद ट्रीटी हुई, इधर ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, बैटल ऑफ वडगांव के बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, तो एवरी बैटल इज फॉलोड बाय अ ट्रीटी। तो यहाँ पे ये होगा कि आप एक टेबल बना लीजिएगा, उसमें बैटल लिखिएगा, कौन कौन द टू पार्टीज वो लिखिएगा, रिजल्ट लिखिएगा, उसका ट्रीटी लिखिएगा अगले कॉलम में, और फिर लास्ट कॉलम में जो ट्रीटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो इससे आपका एक चार्ट तैयार हो जाएगा, बैटल्स इन द 18th सेंचुरी, लाइक 7 बैटल, मतलब 3 तो एंग्लो मराठा वॉर्स हैं, बैटल ऑफ बक्सर है, फिर एंग्लो मैसूर वॉर है, आगे चल के अफगान के साथ वॉर होगा। तो इस तरीके की अगर आप टेबल बना लेंगे तो दैट विल हेल्प यू आउट। आगे बढ़ते हैं, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ इस पूरे उसका। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिटेन द सैलसेट एंड ब्रोच। It also obtained a guarantee from Marathas that they would retake their possessions in Deccan from Hyder Ali of Mysore. और इसके बाद आप देखोगे जब एंग्लो मैसूर वॉर होगा तो उसमें मराठास will help Britishers. The Marathas also promised that they would not grant any more territories to French. French का उन्होंने रोल खत्म किया। रघुनाथ राव को एक पेंशन मिलेगी which was like 3 lakh rupees per annum. All the territories taken by the British after the Treaty of Purandar were ceded back to Marathas. वापस आएंगे। And Madharao II, the son of Narayan Rao, as Peshwa, he was accepted. So this was like in the Treaty of Salbai. ये सारा कुछ बातें होती हैं, और इसके बाद आप देखोगे जब एंग्लो मैसूर वॉर होगा, व्हेन यू विल रीड हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, वहां पे एंग्लो मैसूर वॉर में मराठास विल बी हेल्पिंग ब्रिटिशर्स इनिशियली। फिर आते हैं हम सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर पे, फ्रॉम 1803 टू 1805। द डिजायर ऑफ द वेलेस्ले। अब यहाँ पे क्या हुआ 1803 1805 इस दौर में क्या हुआ, सब्सिडरी अलायंस जो है लॉर्ड वेलेस्ले का वो आ चुका है, और दिस बिकेम द रीजन टू of the second Anglo-Maratha war. अब इसमें क्या हुआ, सिंधिया, होलकर, भोसले, they all fought against British in the second Anglo-Maratha war. The Treaty of Bassein 1802 was signed after the Battle of Poona. Again, see, a battle followed by a treaty. According to this pact, 6,000 troops of the company's native infantry was to be permanently stationed at Peshwa. तो जो subsidiary alliance का एक clause था कि the British, there should be a British contingent which will be stationed at the native ruler. तो जो इंडिया के जो राजा महाराजा थे, जो भी सब्सिडी अलायंस साइन करता, उसको अपने खर्चे पे एक ब्रिटिश कंटिजेंट, एक ब्रिटिश ट्रूप को अपने अपने आर्मी के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा, और यही कुछ हुआ पेशवा के साथ। उसके अलावा पेशवा किसी के साथ कोई ट्रीटी नहीं कर सकता था विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ द कंपनी, और सारा जो भी उनके साथ उनका और जो भी निजाम का है उसमें कंपनी विल आल्सो बी द मीडिएटर। और पेशवा आल्सो सरेंडर्ड सूरत, तो सूरत भी उन्होंने कंपनी को दे दिया। दिस ट्रीटी वाज ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल एडवांटेज टू द ब्रिटिशर्स एंड वाज एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। ऑब्वियसली जब पेशवा ने ही सरेंडर कर दिया, आप देखोगे
The last resistance to Britishers was shown by Tipu Sultan, who refused to sign subsidiary alliance. He never signed subsidiary alliance. सो उसके बाद उनकी डेथ के बाद वोडिया डायनेस्टी को लेके आए मैसूर में और उन्होंने साइन की, तो वहां से जो मैसूर का रेजिस्टेंस था वो खत्म हुआ. हैदराबाद वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने साइन किया, तो निजाम से रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा था. मुगल्स ऑलरेडी पेंशन पे थे. देयर बिगेस्ट हर्डल वाज मराठास, और मराठास ने भी जब ये ट्रीटी ऑफ बसीन साइन किया और उसके बाद उन्होंने सब्सिडी अलायंस साइन किया, सो दिस थिंग होल थिंग वाज ओवर. और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड. The armies of Scindias and Bhosles were defeated by Wellesley at Asai in September 1803 and at Argaon in November 1803 respectively. ठीक है, तो Scindias were in here and Bhosles were defeated here. There was another treaty of Devgaon, which was conducted between Raghoji Bhosle and the company. Scindia also concluded a treaty of Surji Arjungaon with Britishers, and they consented their entry to a subsidiary alliance with Britishers. और सारे भोसलेस ने भी सरेंडर कर दिया. They went on treaty and signed the subsidiary alliance. Scindias ने भी सरेंडर कर दिया. They went and signed subsidiary alliance. It was Holkars of Indore who remained at war with British East India Company, and all this whole drama of the second Anglo-Maratha war was ended by the Treaty of Rajpur Ghat, 1805. The Treaty of Rajpur Ghat, 1805. Then we come to the third Anglo-Maratha War, 1817. एक साल चला. So second Anglo-Maratha War, Maratha also, वो तो था ही ना कि मतलब हार गए, हर चीज सरेंडर कर चुके हैं, पेशवाई सरेंडर कर चुके हैं, और लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई इन 1817 की किसी तरीके से जो है ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ हम लड़के अपना जो भी है द लॉस्ट glory we could get back, and we could get back our old possessions. So they want to retake all their old possessions, and क्योंकि subsidiary alliance का एक clause ये भी था that there would be a British resident sitting in the court of the native ruler. तो जो राजा महाराजा का जो दरबार होता था उसमें एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव भी बैठेगा, ब्रिटिश रेसिडेंट भी बैठेगा, और वो उनके इंटरनल मैटर्स को ऑब्जर्व करेगा. इसमें होता क्या है, जो थर्ड वॉर जो होता है ब्रिटिशर्स का, एंग्लो मराठा वॉर जो होता है, उसका बेसिक रीजन जो होता है दैट ब्रिटिशर्स कॉन्फ्लिक्ट विद द पिंडारीज. पिंडारीज वाज अ कांट कॉल देम ट्राइब बट काइंड ऑफ ट्राइब, वो उस रीजन में थी, एंड दे वर सस्पेक्टेड कि ये जो है मराठाज इन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. पेशवा बाजीराव टू, Malharrao Holkar and Madhoji II Bhosle forged a united front against. So Peshwa plus Holkar plus Bhosle, they forged a united front against the Britishers. Daulat Rao Shinde, the fourth Maratha chief, was pressured diplomatically to stay away, but British victory was swift. सब कुछ था, लेकिन फिर भी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं. The Treaty of Gwalior was signed in 1817 between Scindias. शिंदे को ही वो सिंधिया हो गए, तो शिंदेज एंड द ब्रिटिशर्स, and even though he has not been involved in the war. Or as per this treaty, he gave up Rajasthan. The Rajas of Rajputana remained the princely state till 1947 after accepting the British sovereignty. So जो राजस्थान का हिस्सा जिसके ऊपर सिंधियास थे, शिंदेज वर लाइक सिंधियास, और उसके बाद क्या हुआ, जितने प्रिंसली स्टेट थे वहां पे राजपुताना के, वो आप 1947 तक आगे भी देखोगे कि वो प्रिंसली स्टेट्स ही रहेंगे आफ्टर दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सॉवरेनिटी. अनदर ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ये थी between Britishers and the Holkar chief in 1818, and Holkars were like ruling Indore, and an infant was placed on the throne under the British guardianship. तो ये भी इन्होंने होल्कर्स को भी सरेंडर करवा दिया. पेशवा सरेंडर्ड इन 1818, और वहां से उन्हें हटा के पेंशन देके बिठूर इज नियर कानपुर, और जो है उनको वहां भेज दिया कि बोले अब आप यहीं रहेंगे, अब आप किसी तरीके से कोई कॉन्स्पिरेसी या कोई इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करेंगे. और जितनी पेशवा की जो भी टेरिटरी थी पूना और आसपास की, उसको क्या कर दिया, उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बना दिया गया. His adopted son Nana Sahib became one of the leaders of the revolt of 1857. तो जब आप revolt of 1857 देखेंगे तो वहां पे नाना साहेब हैं जो कानपुर में रिवोल्ट को लीड करेंगे, और वो एक्चुअली अडॉप्टेड सन थे
तो ये ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ चुका था, जिसकी वजह से अडॉप्टेड सन जो है अब वो राजा नहीं बन सकता था। सो पेशवा नहीं बन सकता था। राजा नवाब जो भी, यही रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ, सतारा में हुआ, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे किंगडम्स थे जो कि एनेक्स हुए बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दैट यू कैन स्टडी दैट इन दैट पार्ट। सो और पेंडारी से जो उन्होंने एरिया लिया था वो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट बन गया अंडर ब्रिटिश इंडिया। दिस वॉर लेड to the end of Maratha Empire. All the Maratha powers were surrendered to the Britishers. The Shivaji, like the obscure descendants, so Maratha Confederacy का जो भी, मतलब जो भी शिवाजी के जो भी वंशज बचे थे, उनको एक मतलब फॉर नेम सेक, जैसे बहादुर शाह जफर वाज फॉर नेम सेक द मुगल एम्पायर, एंड द सेम थिंग हैपेंड देयर. सो दिस वाज द लास्ट मेजर वॉर, एंड विद दिस, जैसे ही थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है ना, उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स वर लाइक लार्जली प्रेजेंट ऑल ओवर द इंडिया, एंड दिस एंडेड ऑल द resistance claims that could have made over India by the Indian native rulers, और उसके बाद ब्रिटिश सुप्रीमेसी जो है वो अपने पीक पे होगी. So friends, this was your medieval history. एक छोटा सा सेशन और बचा है, that is on the questions of the past years जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए. मेंस के भी क्वेश्चंस आई राइट इट डाउन, हम उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे. लेकिन अभी क्योंकि टारगेट प्रीलिम्स है तो हम इसको प्रीलिम्स के हिसाब से ही डिजाइन किया हुआ है. Because if you are ask me for prelims, for mains, there are many things to be discussed, but because we have designed it for prelims, this is a limited part. I hope आपने इससे gain किया. Do give your valuable feedback, that is very important. So I'll see you in the last session. I mean, your content part is over, जहाँ पे हम last past years के कुछ questions discuss करेंगे. So वो it will be coming soon. Till then, have a great time. Stay safe. And it was really nice, teaching and discussing and coming with in front of you with these videos. Have a great time. My all the best wishes are with you. I hope all of you will get the success one day or another. Your hard work will pay off. With my best wishes, thank you so much.